एडम ग्रांट की थिंक अगेन वह किताब है जो हमें फिर से सोचना और फिर से सीखना सिखाती है। लेखक का विचार है कि बुद्धिमत्ता को आमतौर पर सोचने और सीखने की क्षमता के रूप में देखा जाता है, लेकिन तेजी से बदलती दुनिया में यह अधिक मायने रखता है कि हम रीथिंक कर सकते हैं और भूल सकते हैं। इस किताब की नई सीखों के साथ उन बंद दरवाजों को खोलने के लिए तैयार रहें। अभी पढ़ना शुरू करें। एक छोटे से गांव में एक सैम नाम का लड़का रहता था। अपने स्कूल के दौरान सैम ने पारंपरिक शिक्षा के साथ संघर्ष किया। वो क्लासरूम के माहौल में कभी कंफर्टेबल ही नहीं हो पाया, जिससे किसी भी परीक्षा को पास करने में उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। तब भी उसके अंक न्यूनतम ही आते थे। जैसे तैसे उसने स्कूल और कॉलेज में पास किया। उसके बाद जैसे ही वो नौकरी में गया तो वहां भी उसे काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसे समझ आया कि उसे अपने विचार, अपना दृष्टिकोण सब पर वापस से काम करना पड़ेगा। कोई भी पुराने नियम काम नहीं आएंगे। नए नतीजे पाने के लिए कुछ नया करना होगा और उसने इसी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। उसने पुराना सब भूलकर नई चीजों को सीखना शुरू किया। उसने अपनी ताकत पर काम करना शुरू किया। उसने लोगों का निरीक्षण करना शुरू किया कि एक सफल इंसान किन सब चीजों को करके सफल हो रहा है। उसने महसूस किया कि उसका सीखने का तरीका बहुत ही व्यावहारिक है। वो चीजों को करके देखते हुए बेहतर ढंग से कर पा रहा था। वो थोड़ा धीमा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा असरदार, और धीरे धीरे वो सफलता हासिल करता गया। पहले ही साल उसे अपनी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड मिला, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो ये समझ पाया कि वक्त के साथ पुनर्विचार करना और अपनी पुरानी सीख और सोच को बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के वक्त में सैम एक मल्टीनेशनल कंपनी के टॉप लीडर में से एक है, जहां वो लोगों को अभिनव होने और नए रास्ते पर काम करने की रणनीति के बारे में सिखाता है। परिचय। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसके जरिए आप रीथिंक की शक्ति को समझेंगे। इस किताब का नाम है थिंक अगेन, जिसे एडम ग्रांट ने लिखा है। आमतौर पर हम अपनी राय किस आधार पर बनाते हैं? जो आपने पढ़ा हो या सुना हो उसके आधार पर। लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि ये राय एक तरफा भी हो सकता है, यानी आप किसी एक तरह के विचारों से प्रभावित भी हो सकते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं तो सही और गलत में अंतर करना बंद कर देते हैं और अपनी प्रभावित वाली राय को ही सही मानने लगते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान होने के नाते सही और गलत चीजों में अंतर करना जरूरी है। तो इसकी शुरुआत होती है स्किल ऑफ रीथिंक से। यह तब होता है जब आप यकीन कर लेते हैं कि आप पूरी दुनिया की ज्ञान को नहीं जानते हैं और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कई लोग अपने पुराने मान्यताएं को ही सही मानते हैं, हालांकि वो मान्यताएं उस समय पर ठीक थे, लेकिन बदलते जमाने के साथ कई चीजें आज के हिसाब से उपयोगी नहीं रह जाती। इसलिए सही परिणाम को पाने के लिए चीजों को नए नजरिए से देखना और नए तरीके अपनाना जरूरी हो जाता है। जो लोग ऐसा नहीं करते, उनके लिए अपने पुराने मान्यताएं पर बने रहते हुए सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और जो लोग पुनर्विचार के लिए तैयार होकर अपने आप को समय के साथ समायोजित कर लेते हैं, वो कम से कम दूसरों की तरह दुखी नहीं रहते। यानी अगर हम आंख बंद करके मान लेने की बजाय चीजों को खुले दिमाग से समझें तो इससे कई फायदे होंगे। ऐसे मान लेना कि पूरी दुनिया की ज्ञान का बहुत कम हिस्सा ही हम जानते हैं, और जो आप जानते हैं उनमें से भी कुछ ही चीजें हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह श्योर हो सकते हैं। यह हमें नया नजरिया अपनाने के लिए उत्साहित करता है। तो पुनर्विचार क्या है, यह कैसे काम करती है, कैसे आप पुराने अनावश्यक मान्यताओं को छोड़कर नए उपयोगी मान्यताओं को अपना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को अपनी राय से कन्विंस कर सकते हैं, कैसे अपने ऑफिस में स्टाफ को हमेशा लर्निंग मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, यह सब हम आज जानने वाले हैं। अगर आप अपने घर या ऑफिस में लर्निंग वातावरण को विकसित करना चाहते हैं और लीडर बनना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए काफी उपयोगी होने वाली है। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसके 4 महत्वपूर्ण भागों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, और सारांश के अंत में किताब के की पॉइंट्स को मैं एक बार दोहरा दूंगा ताकि याद रखने में आसानी हो। इसलिए सारांश को अंत तक जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। एक उपदेशक, अभियोक्ता, राजनीतिक वैज्ञानिक और हमारा दिमाग। तकनीकों के बढ़ने के साथ ही जानकारी एक्सेस करने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। चिकित्सक क्षेत्रों में 1950 से अगले 50 सालों तक जितनी जानकारी मिली, 2010 से अगले 7 सालों में शोधकर्ताओं को उससे ज्यादा जानकारी मिल चुकी है। आज चारों तरफ जानकारियों की भरमार है। पहले की तुलना में
आज हमें पलक झपकते ही कोई भी जानकारी आसानी से मिल सकती है। इसका मतलब है हमें इन जानकारियों के आधार पर बने हमारे मान्यताओं के बारे में जागरूक होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका आईक्यू लेवल कितना ज्यादा है। अगर आप अपने मान्यताओं को बदलने के लिए उत्साहित नहीं हैं, तो आप पुनर्विचार के कई अवसरों को मिस कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, दशकों पहले तक प्लूटो को जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस की तरह एक ग्रह माना जाता था, लेकिन हाल ही में हुई शोध में वैज्ञानिकों को यह पता चला है कि प्लूटो सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसे साबित करने के लिए कई सालों तक शोध चली और अब शोध में मिले डेटा के आधार पर यह मान लिया गया है। इस नए मान्यताओं को मानने से चीजों को देखने के नए नजरिए बने और कई नए रास्ते भी बने। आमतौर पर जब हमें किसी एक बात पर शक डाउट होता है, तो हम दूसरे स्रोतों के जरिए उसकी सच्चाई को पुष्टि कंफर्म डाटा करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर डॉक्टर आपके बारे में कुछ बताते हैं, तो पुष्टि करने के लिए अक्सर दूसरे डॉक्टर से परामर्श कंसल्ट लेते हैं, लेकिन जब यह हमारे राय के बारे में होता है तो हम इसे अनदेखा कर देते हैं। ऐसे में हमारे लिए अपनी राय को गलत मानना मुश्किल हो जाता है और उसे सही मानना आसान लगता है। लेखक ने अपनी शोध में पाया कि हम लोग एक उपदेशक, अभियोक्ता, राजनीतिक और एक वैज्ञानिक की तरह सोचते हुए इससे प्रभावित होकर अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। उपदेशक मानसिकता माइंडसेट में हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे मान्यताओं को चुनौती चैलेंज कर रहा है। अभियोक्ता मानसिकता को सोचने से हमें लगता है कि हम ही सही है और सामने वाला गलत है, और राजनीतिक मानसिकता में हम लोगों को अपनी बात से मनाने की कोशिश करते हैं। इन तीनों मानसिकता में समस्या यह है कि या तो आप सिर्फ अपनी मान्यताओं में ही रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों न हो, या फिर बिना सोचे दूसरों के प्रभावित कराने पर निर्णय लेने लगते हैं। सही निर्णय लेने के लिए यह तरीका सही नहीं है, इसलिए इस तरह के मानसिकता से बचने के लिए हमें वैज्ञानिक मानसिकता को अपनाने की जरूरत है। एक वैज्ञानिक की तरह जानकारी और डेटा के आधार पर निर्णय लें। एक वैज्ञानिक की तरह चीजों को वास्तविक तरीके से देखने की आदत डालें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें। वैज्ञानिक कभी भी अपने मान्यताओं पर आधारित चीजों को सही साबित करने की कोशिश नहीं करते। वो हमेशा सबूत के आधार पर जो सही होता है उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं, यानी वो जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब हर समय सही निर्णय लेना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बदलती स्थिति के हिसाब से अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो कभी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। शोध में पता चला है कि जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, उन्हें इस तरह के बदलाव करने में ज्यादा परेशानी आती है, क्योंकि वो अपने आज के मान्यताओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए बदलते हालातों के अनुसार अपने मान्यताओं में थोड़ा भी बदलाव उन्हें पसंद नहीं होता और यह उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता के लिए असुरक्षित करता है। ऐसे में यह मानना मुश्किल होता है कि वो गलत है, चाहे उनके सामने सबूत ही क्यों न रख दिए जाएं। ऐसे में चीजों को ओपन माइंडेड होकर समझने की कोशिश करें। अध्याय 2, पारस्परिक पुनर्विचार। अक्सर जब हम अपने मान्यताओं के बारे में कोई अच्छी खबर सुनते हैं, तो अपने नजरिए को लेकर खुश होते हैं और उस बारे में ज्यादा जानने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। लेकिन जब हम उस मान्यता और राय के बारे में बुरी खबर सुनते हैं, तो दुखी होकर सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं। इसी समय पुनर्विचार की जरूरत होती है, ताकि अपने दिमाग को खोल करके अनावश्यक मान्यताओं को पहचाने और उस बारे में दोबारा से सोचने के लिए प्रेरित हों। हालांकि अपनी मान्यताओं के बारे में शक करना भी कभी कभी ठीक होता है। लेखक इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। यह ऐसी अनुभव है जो हमें किसी दूसरे की तरह बनने से रोकती है, लेकिन साथ ही अपने मान्यताओं को लेकर सेल्फ डाउट में भी डाल देती है। कुछ शोधों में यह पाया गया है कि हमारे आसपास के आधे से ज्यादा लोग करियर या जीवन की किसी और चीज को लेकर इम्पोस्टर हो जाते हैं, चाहे उन्होंने अपने जीवन में कितनी ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। इम्पोस्टर सिंड्रोम कई मायनों में फायदेमंद होता है, जैसे यह अनुभव हमें अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए हैंडवर्क करने को उत्साहित करती है और पुनर्विचार के लिए दिमाग को खोल देती है। इम्पोस्टर विचार हमें स्मार्ट वर्क करने के लिए उत्साहित करती हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों पर की गई एक शोध में पाया गया कि औरतें नेतृत्व कौशल को अंडर एस्टिमेट करती हैं और आदमी ओवर एस्टिमेट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेतृत्व को लेकर दोनों के मान्यताएं अलग अलग होते हैं। इसलिए जब ऐसे मुद्दों पर दोनों में बातचीत होती है, तो एक पार्टी को पूरी तरह से सही और दूसरी को पूरी तरह से गलत मानते हैं।
फॉर्मल डिबेट में आपका मकसद होता है जिस विषय पर डिबेट की जा रही है उसके बारे में सामने बैठी श्रोता का माइंड चेंज करना, यानी उन्हें कन्विंस करना कि वो आपके राय पर ध्यान दें। याद रखें, किसी एक चीज को लेकर लोगों के दिमाग में पहले से ही कुछ राय होते हैं। ऐसे में इनफॉर्मल डिबेट में स्पीकर श्रोता को अपनी मान्यताओं से मनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग डिबेट को एक बहस की तरह मानते हैं जिसमें एक पार्टी के राय पूरी तरह से ठीक माने जाते हैं जबकि दूसरी के बिल्कुल गलत। एक विशेषज्ञ थिंकर की तरह आपका मकसद यह होना चाहिए कि अपने पार्टनर को अपने दृष्टिकोण की सच्चाई से जागरूक करवाएं। इसमें आप उन्हें ओपन माइंडेड होकर आपके राय के बारे में सोचने के लिए उत्साहित करते हैं, न कि कई सारे कारण देकर उन्हें हराने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें बुरा लग सकता है और आपके राय को सुनने के लिए वो ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे। ध्यान रखें, अगर सामने वाला इंसान खुले विचारों वाला नहीं है तो वो आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि आप उन्हें उनके आज के मान्यताओं को चुनौती देते हुए कन्विंस कर रहे होते हैं कि अपनी मान्यताओं के बारे में दोबारा से सोचें कि वो गलत है और आपके सही मान्यताओं को मान लें। लेखक कहते हैं कि डिबेट को डांस की तरह देखें। डांस में अगर आप अपने पार्टनर को नियंत्रित करने या लीड करने की कोशिश करते हैं तो डांस खराब हो सकता है। इसलिए आपका उद्देश्य उनके साथ मोमेंट्स को मैच करना है। इससे आप दोनों ताल से ताल मिलाकर अच्छा अभिनय कर सकते हैं। आइए इस उदाहरण को देखते हैं जिसमें एक नॉन प्रोफेशनल मध्यस्थ और विशेषज्ञ मध्यस्थ को एक डील फिक्स करनी थी। शोधकर्ताओं ने दोनों के डील करने के तरीकों को स्टडी करके पाया कि नॉन प्रोफेशनल मध्यस्थ लोगों को कई सारे कारण देकर उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी बातों को सही साबित करने के लिए कई तरह के कारण दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ विशेषज्ञ अलग तरह से डील कर रहे थे और बहुत ही कम कारण दे रहे थे। जब आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए कारण देते हैं तो अनजाने में श्रोता को आपकी बात से असहमत होने के कई कारण दे रहे होते हैं, और एक बार अगर उन्हें असहमत करने का कोई पॉइंट मिल गया तो बाकी की बातों से असहमत होना आसान होने लगता है, और अंत में शायद वो आपकी बातों से सहमत ही न हो या बात बहस में भी बदल सकती है। विशेषज्ञ मध्यस्थ ऐसा नहीं करते, वो श्रोता के दिमाग को खोलने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य श्रोता को अपनी राय से डोमिनेट करना नहीं होता, बल्कि उनसे सवाल पूछकर अपनी राय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वो श्रोता से सवाल पूछकर जानकारियां इकट्ठा करते हैं और इसके आधार पर बातचीत को ऐसे बिंदु पर ले जाने की कोशिश करते हैं जिससे दोनों पार्टी सहमत हो जाएं और दोनों का फायदा हो। यह व्यवहार दिखाता है कि आप एक खुले विचारों वाले इंसान हैं और सामने वाले की बातों को सुनने समझने के लिए तैयार हैं। जब सामने वाले को लगेगा कि आप उनके राय को समझने में दिलचस्प हैं, तो बदले में वो भी आपकी बातों को समझने में दिलचस्पी लेंगे और आपके राय से अपना माइंड चेंज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे आप उपदेशक, उपभोक्ता और राजनीतिक जैसे नहीं लगेंगे जो अपने आप को सही और दूसरों को गलत साबित करना चाहते हो, बल्कि एक ऐसे इंसान लगेंगे जो सिर्फ सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं। यह चीज श्रोता की नजरों में आपको ज्यादा भरोसेमंद इंसान बनाती है। शोधों में पता चला है कि ऐसे लोगों को सकारात्मक लिया जाता है। इसी के साथ खुले विचारों वाले रहने की गुणवत्ता व्यक्तिगत विकास में भी फायदेमंद होती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऐसे कर्मचारियों को हायर करना पसंद करते हैं जिन्हें अपनी गुण के साथ ही सीमाएं भी मालूम हो, क्योंकि ऐसे लोग सीखकर सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं। अध्याय 3, कलेक्टिव पुनर्विचार। क्या कभी आप इस तरह के बहस में फंसे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज या पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर कभी आपकी बहस हुई हो, तो आपने नोटिस किया होगा लोग बहुत जल्दी भावनात्मक हो जाते हैं। एक अलग राय सुनकर हम लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहते, उनकी बात पूरी होने से पहले ही हम मान लेते हैं कि हम सही हैं और दूसरा इंसान गलत। और सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं, जो दो अलग राय वाले लोगों के बीच टकराव को जन्म देती है। इस मानसिकता के लोग ये मानते हैं कि चीजें या तो सही हो सकती हैं या फिर गलत। उदाहरण के लिए अबॉर्शन का मुद्दा ले लीजिए। कुछ लोग फैमिली प्लानिंग को देखते हुए इसे स्मार्ट वर्क की तरह सराहना करते हैं, वहीं कुछ सोशल ग्रुप्स में ऐसा करने वालों को एंटी अबॉर्शन के रूप में देखा जाता है, जिसमें भावनाएं नहीं होते। अपने उद्देश्य के लिए अपने ही बच्चे का गर्भपात करवा देते हैं। ऐसे में परिवार नियोजन को प्राथमिकता देने वाले लोग गर्भपात को सही मान सकते हैं और एंटी अबॉर्शन मानसिकता रखने वाले लोग इसको पूरी तरह से गलत मान सकते हैं। एंटी अबॉर्शन मानसिकता के लोग गर्भपात समर्थक लोगों को पूरी तरह गलत और गर्भपात न करवाने को पूरी तरह सही मान सकते हैं।
लेकिन ऐसा करने से दोनों के बीच विवाद ही बढ़ेंगे। तो इसका समाधान इस बात को समझने में है कि एक ही चीज के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। जैसे गर्भपात के केस में ही देखें तो अगर किसी की नई नई शादी हुई है तो ऐसे में गर्भपात न करवाना सही होगा, और 2 बच्चों के बाद अगर आप तीसरे बच्चे नहीं चाहते तो अब गर्भपात सबसे अच्छा विकल्प होगा। इसका समाधान इस बात को समझने में है कि किसी एक विषय पर एक से ज्यादा नजरिया भी हो सकता है। हर बात का हाँ या ना में जवाब नहीं होता। हमें अंतिम निर्णय लेने से पहले कई बातें कंसिडर करनी होती हैं और विषय के कई पहलुओं पर गौर करना होता है। यह फ्लेक्सिबल मानसिकता आपको लोगों की नजरों में हम्बल महसूस कराएगा। यह आदत आपको ऐसा इंसान दिखाती है जो ईमानदारी से यह मानने के लिए तैयार है कि इस विषय के बारे में उन्हें कुछ चीजें नहीं पता हैं, उन पर पहले कभी गौर नहीं किया गया और अब जानने के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क की एक लैब में इससे संबंधित एक रिसर्च कंडक्ट की गई, जहां गर्भपात के बारे में अलग अलग राय रखने वाले 2 लोगों को 20 मिनट के लिए बात करने के लिए कहा गया। अंत में दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण से सहमत या असहमत करना था। फिर इस रिसर्च को ग्रुप में कंडक्ट किया गया। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि शुरुआत में दोनों ग्रुप एक दूसरे की राय से पूरी तरह असहमत थे, लेकिन खुले दिमाग से एक दूसरे ग्रुप की राय को समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि सर्वाइवल के लिए यह अलग अलग हो सकता है। जहां जनसंख्या कम है वहां इसे संतुलित करने के लिए बर्थ रेट को बढ़ाना चाहिए और गर्भपात को कम करना चाहिए, और जहां जनसंख्या ज्यादा हो वहां इसे नियंत्रित करने के लिए गर्भपात करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेखक ने अपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस में यह पाया है कि जिन संगठनों और कंपनीज में लर्निंग कल्चर स्ट्रांग होता है वहां पुनर्विचार की आदत को आसानी से विकसित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऑफिस कल्चर में लोग अपनी ज्ञान की सीमा जानते हैं। उन्हें पता होता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं, इसलिए खुले दिमाग का होना आसान हो जाता है। ऐसे लोगों में नई चीजें सीखने और कोशिश करने की इच्छा भी ज्यादा होती है। आइए इस उदाहरण में देखते हैं कि कैसे पुनर्विचार न करने से एक इंसान की जान जाते जाते बची। नासा के एक स्पेस प्रोग्राम में कुछ अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष यात्री एडम और उनके दोस्त स्पेस वॉक कर रहे थे। तभी एडम को गर्दन के पीछे कुछ लीकेज सा महसूस हुआ। लीकेज इतनी ज्यादा थी कि यह पसीना तो हो नहीं सकता था, इसलिए एडम ने तुरंत इसकी जानकारी स्पेस क्रू को दी। स्पेस क्रू ने उन्हें अंतरिक्ष यान के अंदर आने के लिए कहा। सुरक्षित अंतरिक्ष यान में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि एडम का ड्रिंक बैग लीक होने लगा था। ड्रिंक बैग अंतरिक्ष यात्री की पीठ पर बंधा हुआ एक तरह का वाटर बैग होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को हाइड्रेटेड रहने में मदद मिले। हालांकि स्पेस वॉक पर जाने से पहले एडम ने थोड़ी लीकेज महसूस की थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। एडम ने ओवर कॉन्फिडेंट में आकर उसे छोटी सी चीज मानकर अनदेखा कर दिया। समय रहते अंतरिक्ष यान में पहुंचकर ड्रिंक बैग बदल लेने से वो बच गए, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। नासा ने पिछली गलतियों की तरह इससे भी एक सबक सीखा कि ज्यादा बुद्धिमान होने और बुद्धिमान लोगों में रहने से हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हो जाते हैं और उन चीजों को मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं जो शायद महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसलिए हमेशा पुनर्विचार करते रहना चाहिए। अपने स्टाफ को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने काम की समीक्षा करते रहें, उसमें सुधार करते रहें और काम को दूसरों के नजरिए से देखने की भी कोशिश करें। अपनी कंपनी के वर्क कल्चर में भी लोगों को योजना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रेरित करें कि अपने काम के बारे में नई नई चीजें सीखते रहें, अन्वेषण करते रहें और नासा की तरह अपने काम की समीक्षा करते रहें, उसमें सुधार करते रहें और काम को दूसरों के नजरिए से देखने की भी कोशिश करें। यह आदत किसी भी चीज पर लागू हो सकती है। आप इसे अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी अपना सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का उदाहरण लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, प्रस्तुति देते समय हमेशा अब तक के सबसे बेस्ट तरीके को ही अपनाने को प्राथमिकता दी जाती है। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस तरीके से पहले भी अच्छी प्रस्तुति दी जा चुकी है, इसलिए वो टेस्ट एंड ट्राई मेथड है। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए इस मानसिकता से काम करना ठीक है, क्योंकि आप एक बेस्ट तरीके को फॉलो कर रहे हैं और बदले में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसी के साथ प्लान भी करें कि इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, कैसे इसे आसान और ज्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। योजना बनाने से आपकी कंपनी बदलती मार्केट की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को बदल लेगी और मार्केट में सर्विस कर लेगी।
लेकिन योजना नहीं बनाने से हो सकता है आपके आज के तरीके बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हों, लेकिन भविष्य में वो उपयोगी नहीं रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को नई चीजें सीखने और इनोवेट करने का मौका दे। उन्हें रचनात्मक तरीके से सोचने और नई चीजें इनोवेट करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए, न कि सिर्फ परिणाम पर आधारित काम करने के लिए कहे। अध्याय 4, सन कोस्ट को एस्केप करना। हम में से कई लोग एक ही योजना लेकर बड़े होते हैं। शायद आपने भी बचपन से ही सोच लिया होगा कि बड़े होकर इंजीनियर ही बनना है और फिर सारी एकेडमिक प्लानिंग इसी लक्ष्य के अनुसार हो जाती है। लेकिन क्या होगा अगर यह योजना असफल हो जाए? ऐसे में आपका अगला कदम क्या रहेगा? आप क्या करेंगे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए? तो ऐसे मानसिकता के लोग कभी भी अपनी योजना के बारे में पुनर्विचार करना जरूरी नहीं समझते। वो बस एक लक्ष्य तय कर लेते हैं, उसके लिए एक रणनीति बना लेते हैं और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे में जब एक रणनीति असफल होती है तो हम और ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी रणनीति को नहीं बदलते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको हमेशा योजना बी लेकर चलना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो यह तरीका बहुत जरूरी है। शोधकर्ताओं ने जब इस बारे में शोध का रिसर्च की कि क्यों लोग योजना बी को नहीं अपनाते हैं, क्यों असफल होने के बावजूद लोग एक ही रणनीति से चिपके रहते हैं, तो इसका कारण है सन कोस्ट फैक्टर। इसका मतलब यह है कि किसी चीज के गलत होने के बावजूद उसे बार बार करने में लगे रहना। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपने उस योजना में अपना काफी पैसा, समय और रिसोर्सेज लगा दी हैं। इसलिए अपने आप को सही साबित करने के लिए हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में चाहे सबूत से आपकी रणनीति गलत ही क्यों न साबित हो रही हो, लेकिन उसे सही साबित करने में आप पूरी मेहनत करते हैं। अक्सर सीधा सीधा निर्णय लेना हमें आसान लगता है। जैसे 11वीं कक्षा में आप यह सोचकर व्यापार ले लेते हैं कि व्यापार करेंगे, लेकिन बाद में आपको अकाउंटिंग बोरिंग विषय लगने लगता है। तो ऐसे में कई लोग उदास होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की बजाय आप सेल्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में अपना बिजनेस कर सकते हैं। हमेशा नई संभावनाओं के लिए अपने दिमाग को खुला रखें। यह आदत आपकी ग्रोथ में काफी मदद करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ज्यादातर लोग अपने आप को अपनी विकल्पों के बारे में पुनर्विचार करने का मौका ही नहीं देते। पुनर्विचार करने से आप पाएंगे कि जो काम आप सालों पहले करना चाहते थे वो शायद आज न करना चाहें। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती उसे करने के लिए सन कोस्ट को खुद पर हावी न होने दें। कई छात्र ऐसा नहीं कर पाते। जो आजीविका उन्होंने 18 की उम्र में देखा था, आज भी उसके अनुसार योजना करते हैं और 8 साल बाद अपनी नौकरी से बुरी तरह ऊब जाते हैं। इसका समाधान यह है कि दूसरे करियर विकल्पों और संभावनाओं को अपने ध्यान में रखकर चलें। किसी चीज को छोड़ देने और नया कोशिश करने से डरे नहीं। करियर चॉइस के लिए यह बात काफी हद तक सही है। कई बार बाद में आपको पता चलता है कि जो काम कर रहे हैं वो पसंद नहीं है और दूसरे काम में अच्छे हैं। ऐसे में जो रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे छोड़कर नए तरीके को अपनाएं। यहां तक कि अगर इसके लिए अपनी आज की जॉब को बदलने की जरूरत लगे तो बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि योजना और लक्ष्य का होना ठीक है। कभी कभी ये हमें अपने विजन की तरफ जाने में मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही योजना के प्रतिबद्ध होकर दूसरे विकल्पों के बारे में न सोचना आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए दूसरी योजना भी दिमाग में लेकर चलें। योजना से आप अपने आजीविका के साथ साथ संबंधों, स्वास्थ्य और जीवन के जरूरी पहलुओं को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए अपना दिमाग खुला रखें। आजीविका पुनर्विचार के लिए महीने में एक बार यह करें। उन लोगों को नोटिस करें जिनसे आप प्रेरित होते हैं और ऑब्जर्व करें कि वो अपने डे टू डे जीवन में क्या करते हैं। उनके रहने, व्यवहार करने और काम करने के स्टाइल को नोटिस करें और देखें कि वो आपके इंटरेस्ट्स, कौशल, वर्किंग स्टाइल्स और वैल्यूज के साथ कितने ज्यादा मैच करते हैं। अपने आप को समय समय पर टेस्ट करते रहें। इसके लिए बस टेस्टिंग के पर्पस से इंटरव्यू दे, स्टडी कर रहे हैं तो प्रशिक्षण करें ताकि आपके काम का टेस्ट होता रहे। निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस समरी में आपने जाना कि हम अपने पुनर्विचार और मान्यताओं को बनाने और उन्हें सही साबित करने में बहुत सारा समय लगाते हैं और बहुत कम समय ये मूल्यांकन करने में देते हैं कि वो मान्यताएं और पुनर्विचार ठीक हैं या उन्हें सुधारने की जरूरत है। इसीलिए पुनर्विचार करके समय समय पर यह चेक करते रहना चाहिए कि आज का तरीका कितना सटीक है।
आइए अब सीखे हुए अध्यायों को एक बार दोहरा लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद रहें। सबसे पहले याद रखें कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। ज्यादातर लोग अपना निर्णय 3 मानसिकता, उपदेशक, अभियोक्ता और एक राजनीतिक से प्रभावित होकर लेते हैं। इससे कई बार सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वैज्ञानिक मानसिकता से तथ्य के आधार पर अपने निर्णय लें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके दृष्टिकोण पर भी गौर करें, तो अपने आप को सही साबित करने के कारण देने की बजाय उनसे सवाल पूछकर अपने व्यूज के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ाएं। हर चीज के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसलिए अपने दृष्टिकोण से दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश न करें, बल्कि आपसी समझ के साथ दोनों के नजरिए को समझें। इससे आप उस विषय के बारे में एक नए नजरिए से जागरूक हो जाएंगे। हमेशा अपनी वर्तमान रणनीति के बारे में पुनर्विचार करते रहें। सोचें कि क्या इससे बेहतर किया जा सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो सोचिए कि कैसे आने वाले समय में मार्केट की डिमांड को देखते हुए अपने प्रोडक्ट और काम करने के तरीके को बदलेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है ये बताने का कि इस किताब की सबसे अच्छी बात क्या थी जो आपने बस अब भी सीखी और जिसको आप अपने जीवन में 100% लागू करेंगे। थिंक अगेन किताब की समीक्षा। एडम ग्रांट द्वारा थिंक अगेन एक थॉट प्रोवोकिंग और व्यवहारिक किताब है जो पाठकों को अपने विश्वासों पर पुनर्विचार करने और बौद्धिक विनम्रता की शक्ति को अपनाने की चुनौती देती है। ग्रांट का तर्क है कि हमारा समाज नए विचारों के लिए खुले रहने और अपने दिमाग को बदलने के बजाय अपनी राय पर टिके रहने और उनका बचाव करने पर केंद्रित है। वह जिज्ञासा, संदेह और निरंतर सीखने के महत्व पर जोर देते हुए पुनर्विचार मानसिकता को अपनाने के लिए व्यवहारिक रणनीति प्रदान करते हैं। ग्रांट की आकर्षक कहानी और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण थिंक अगेन को एक सम्मोहक रीडिंग बनाता है जो व्यक्तिगत विकास और सत्य की खोज को प्रोत्साहित करता है। बौद्धिक एजिलिटी और लचीलापन चाहने वालों के लिए यह अवश्य पढ़े जाने वाली किताब है। धन्यवाद।